दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। ये जो वीडियो है इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इसमें टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया गया है। इकोनॉमी का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है जिसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ पूछी जाती हैं। उनका डायरेक्ट मीनिंग होता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है अगर आपको ये पता हो तो। ये मैं और भी इस पे वीडियो पहले डाल चुका हूँ। टर्मिनोलॉजीज़ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट होंगी सारी की सारी मैं करवा दूंगा। तो 3-4 वीडियो पहले से इस पे हैं केवल टर्मिनोलॉजीज़ पर, वो भी आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे: गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या है, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, और फिलिप कर्व। ये सारे मैं भी आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होती है इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजीज याद करना। जितनी ज़्यादा आपको याद होंगी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो शुरुआत करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग और हाइपर ये दोनों एक साथ देखिएगा, पहले थोड़ा थोड़ा अलग समझिए, इनमें डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है इसको रनिंग इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या जंपिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा होती है। जो इसका इंक्रीज का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग मतलब डबल या ट्रिपल डिजिट में आप इसको कह सकते हो। जब डबल या ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति या महंगाई, जो जनरल जो प्राइस लेवल है चीज़ों का वो बढ़ना ही क्या होता है, इन्फ्लेशन। तो जो चीज़ों के प्राइस हैं वो डबल या ट्रिपल डिजिट में बढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जैसे मानिए कि 100% बढ़ गई या 200% बढ़ गई कोई चीज़, मान लीजिए कि 200 रुपये की मिल रही थी, आज वो 400 रुपये की मिलने लग गई या 600 रुपये की, तो इसको कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये 1970s में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पर देखी गई थी, और जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उस टाइम पर वहाँ पर भी ये देखा गया था, ये वाली कंडीशन गैलोपिंग इन्फ्लेशन वाली। अब हाइपर इन्फ्लेशन देखिए, ये आप वर्ड से आपको दिक्कत तो नहीं होगी, समझ जाओगे कि ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपर इन्फ्लेशन इससे बहुत ज़्यादा होती है और ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पर इकोनॉमी लगभग कहते हैं कि करेंसी बर्बाद हो जाती है, विश्वास ही नहीं रहता लोगों का। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसमें दो डिफरेंस, एक तो बहुत लार्ज स्केल पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल देके, और दूसरी चीज़ एक्सीलरेटिंग होती है, ठीक है, जो इसका जो बढ़ने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, एक्सीलरेटिंग है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, बहुत ही कम समय में ये अचानक से इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, और कई जगह ये ओवरनाइट भी देखने को मिलती है, मतलब रातों रात 1-2 दिन में ही इतनी इन्फ्लेशन बढ़ जाना, इतने जनरल प्राइसेस के लेवल में बढ़ जाना। अब इसका जो अभी तो आपको एक जैसी लग रही होंगी, इनमें डिफरेंस समझिए। एक एग्जांपल देता हूँ, जो जर्मनी में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी द जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन वॉज इंक्रीज टू 36 बिलियन टाइम्स। जो इन्फ्लेशन है लगभग 36 बिलियन टाइम्स बढ़ गई थी। इसका मतलब आप समझिए सरल शब्दों में कि अगर कोई चीज़ 1 रुपये की आ रही थी तो वो 36 बिलियन की मिलने लगी, या फिर रुपीज़ में समझिए कोई चीज़ 1 रुपये की आ रही थी अगर वो, तो लगभग 3600 करोड़ रुपए की वो मिलने लगी। और ये सारा कुछ हो गया था सिर्फ 2 सालों में, 1921 से 1923 तक। तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन होती है दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो अब इसमें आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे कि ये इससे कहीं बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी एग्जाम में अगर आपको इतना सिर्फ इनके बारे में पता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसी के बेसिस पे आंसर लगाना होता है। अभी आते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। इसको पहले तो एक नाम याद रखना है कि इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्यों है समझिए। बॉटलनेक इन्फ्लेशन में क्या होता है दोस्तों कि
जो सप्लाई है वो कैसी रहती है, कम रहती है। डिमांड सेम है, डिमांड तो सेम है, लेकिन किसी वजह से क्या हुआ है कि सप्लाई जो है वो कम हो गई है। सप्लाई साइड में कोई सा भी हर्डल हो सकता है, चाहे वो किसी नेचुरल हैजार्ड की वजह से हो या जो मैनेजमेंट की इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से भी होता है, किसी भी वजह से हो, लेकिन वो क्या होगा दोस्तों कि सप्लाई साइड हर्डल्स में आएगा। तो ये सप्लाई साइड हर्डल्स में आते हैं, और अगर उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है जब मान लीजिए कि सप्लाई कम है किसी चीज़ की और ख़रीदने वाले फिर भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस लेवल तो बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ऐसी इन्फ्लेशन को बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर डिमांड तो पहले से है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई साइड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इस नाम से जरूर याद रखना है, ये इसी से पूछा जाता है। अगला देखते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन के बारे में बहुत पूछा जाता है। ये एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा चलती है। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम पूरे जो जनरल प्राइस लेवल हैं पूरे कंट्रीज़ में नॉर्मली जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी कीमतों को देखते हैं कि किस में कितनी वृद्धि हुई, कितना इंक्रीज हुआ या कम हुआ। अब लेकिन अगर मानिए कि ज़्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक दो आइटम ऐसे हैं जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या बहुत ज़्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो एक्चुअल जो पता होना चाहिए वो नहीं पता चल पा रहा है। मानिए कि ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं सिर्फ इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिखाएगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ कि ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल दिया इस बास्केट से ही, कि इन दोनों चीज़ों को अभी मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, कि इन दोनों चीज़ों को अगर अलग हटा के हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो कहीं सही निकलेगा। वो जो इन्फ्लेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पर क्या था, एक तो फूड आइटम्स और दूसरा था एनर्जी सेक्टर, जो ऑयल वगैरह है या कोई भी एनर्जी सेक्टर में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज जो फूड आइटम्स और एनर्जी जो सेक्टर है इसमें जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़ी सी डिमांड या वो सप्लाई की हर्डल्स से ही डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कहीं भी कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा एक साथ वॉलेटाइल इनके प्राइस होते हैं। इसीलिए वहाँ पर इनको अलग हटाकर जब जो कैलकुलेशन किया जाता है इन्फ्लेशन का तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इंडिया में भी कैलकुलेट किया जाता है। अब कोर इन्फ्लेशन कोई भी पूछेगा आप सीधे एक लाइन में बताओगे कि जब सारे जो भी आइटम जिनकी निकाली जाती है प्राइस लेवल उसमें से फूड आइटम्स को और एनर्जी सेक्टर को हटा दीजिए तो जो इन्फ्लेशन आएगी उसको कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे। लेकिन जब इंडिया में ये निकाली गई थी तो बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो फूड आइटम्स और एनर्जी सेक्टर हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर इनकी सप्लाई साइड पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोर इन्फ्लेशन होता क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक को समझिए दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो अपनी इनकम से ज़्यादा करती है। जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है उससे ज़्यादा अगर खर्चा करती है गवर्नमेंट तो उसको सिंपल भाषा में आपको बताइए फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। जो डेफिसिट्स वाली मैंने वीडियो डाल रखी है आप उसे देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझा रखा है वहाँ पर। उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, या उधार लेके या बोरोइंग से किसी भी तरह से जो पैसा खर्च हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो नेशनल इनकम थी उससे ज़्यादा ही तो हो रहा है। ये गवर्नमेंट क्यों करती है, ये गवर्नमेंट करती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े।
तो गवर्नमेंट का मोटिव तो ये था कि यार प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए कुछ पैसा अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर दो। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ज़्यादा पैसा इंजेक्ट किया जाएगा इकोनॉमी में जब ज़्यादा पैसा सप्लाई किया जाएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये वाली जो इन्फ्लेशन होती है, ये इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, बिकॉज दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है दोस्तों डिफ्लेशनरी गैप। इसमें देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इनकम है उससे कम खर्च करती है, जो भी नेशनल इनकम है उससे कम स्पेंड करेगी या खर्च करेगी। उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही क्या है, डिमांड से ज़्यादा है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रखा है डिमांड से पहले से ही, ये स्थिति कौन सी, ये स्लोडाउन वाली या मंदी वाली स्थिति होती है। यहाँ पर क्या होता है, रिसेशन जैसी थोड़ी सी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कम खर्च करती है। कम खर्च करने से थोड़ा कम क्या होगा, पैसा जाएगा लोगों के हाथ में, तो उससे क्या होगा कि जब कम पैसा जाएगा तो प्राइस लेवल थोड़े से ऐसे हो जाएंगे जो कंड्यूसिव होंगे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इससे ग्रोथ बढ़ती है और इससे कहीं ना कहीं ग्रोथ दोस्तों क्या हो रही है, कम हो रही है। अगला देखते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स को अच्छे से समझिएगा, ये क्योंकि बार बार पूछा जाता है। आपको पता होगा एक टर्म बहुत पूछा जाता है, वो भी मैं यहीं पर बता देता हूँ। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट पे ये इतना पैसा है और इतना ही इनका जो खर्चा हुआ, जो इतना पैसा है और खर्चा हो गया इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इतना खर्चा और हुआ और पैसा है इतना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहाँ से इस पैसे को लाएगी। तो उस पर कई तरह के ऑप्शन होते हैं, उसमें से उधार लेना भी होता है और वो जिसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं अभी। लेकिन एक ऑप्शन और होता है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था पहले, अभी फ़िलहाल इंडिया में यूज़ नहीं होता है। ये ऑप्शन ये है कि ये जो पैसे हमारे पास कमी पड़ रही है इसकी गवर्नमेंट क्या करे कि जो करेंसी है वो प्रिंट करवा ले। गवर्नमेंट के पास पावर होती है, अथॉरिटी है कि वो चाहे तो पैसे छपवा सकती है, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा करेंसी छपवा सकती है। तो ये जो घाटा है गवर्नमेंट का वो क्या करे, एक करेंसी छपवा ले, उससे अपने घाटे को पूरा कर दे। ये भी एक तरीका है। इसका वर्ड बहुत ज़रूरी है, उसे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग या हिंदी में बोलते हैं इसको हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन, ये दोनों वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन। जब हम अपने जो घाटा है या जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए करेंसी प्रिंट कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, देखो करेंसी प्रिंट करने से क्या होगा कि ये मान लीजिए इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था के अंदर पहले इतनी मनी थी, इतनी करेंसी थी, अभी इन्होंने इतनी और एक्स्ट्रा छाप दी, तो इतनी करेंसी और एक्स्ट्रा आ जाएगी कि नहीं। और जब ये करेंसी एक्स्ट्रा आएगी तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा होगा, तो उससे क्या परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके आने की वजह से तो जहाँ पर प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लोगों के पास जो पैसा था क्या अब वो उतना सामान खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा, इकोनॉमी पे, यानी लोगों पर सीधा सीधा इसका असर पड़ता है। लोगों को जितना सामान वो पहले खरीद पा रहे थे उतने पैसे में अब नहीं खरीद पाएंगे, और अगली साल फिर इन्होंने ऐसे ही कर दिया, तो ये क्या होगा, उससे जो परचेजिंग पावर है मनी की वो इरोड होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो एक तरह से ये इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लोगों पर, पीपल्स का पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।
तो इसको एक तरह से टैक्स की तरह हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक तरह से टैक्स एक तरह से ले रही है लोगों से, क्योंकि इफेक्ट तो कहीं ना कहीं लोगों पर ही पड़ रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं ले रही है, बट इन्फ्लेशन की वजह से ये एक अलग से मार पड़ रही है, अलग से प्रॉब्लम किसको हो रही है, आम जनता को हो रही है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। देखो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, ऐसे ही मैंने ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ पे बना रखा है, और भी चीज़ें हैं अलग और सब्जेक्ट पर भी हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो वीडियो से, जिससे क्या है कि वीडियो थोड़ा सा ग्रो करती है और कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। और अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर भी किया करो। अगला देखते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन स्पाइरल और फिलिप कर्व, ये दो बचे हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल में एक शब्द है, बस उसको आप याद रखिए कि मान लीजिए कि ये जो पेन, ये इससे मैं लिख रहा हूँ, इसका प्राइस है मानो 30 रुपीज़। अब ये जो 30 रुपीज़ है, इसमें जो मैंने बेसिक्स पे वीडियो बना रखी है इकोनॉमी की, जो शुरुआत की, आपको डिटेल में देखना है कैसे प्राइस बनते हैं किसी चीज़ के, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर कई चीज़ इंक्लूड होती हैं इसके प्राइस में। ये इसको बनाने में कुछ वेजेस लगे होंगे, लेबर लगी होगी, बनाने वाले लोग वो तनख्वाह लेते होंगे। मानिए कि अगर कोई आदमी 10,000 रुपये महीने ले रहा था पहले, और अब उसने 15 डिमांड करना चालू कर दिया, 15 लेना चालू कर दिया, तो ये कंपनी वाला कहाँ से देगा? उसको देना पड़ेगा उसे, अगर मान लो कि ये रखना है तो। लेकिन ये क्या करेगा, इसका प्राइस बढ़ा देगा। हो सकता है 30 रुपये की जगह ये इसको 35 रुपये का दे दे। तो ये जो प्राइस बढ़े, वो क्यों बढ़े? वेजेस की वजह से। जो वेजेस हैं, जो लेबर के वेजेस हैं या लेबर की जो मजदूरी है, उसको बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्राइस बढ़ गए, यानी इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन किस वजह से हुई? वेजेस बढ़ने की वजह से। और जब इन्फ्लेशन की वजह से दोबारा वेजेस भी बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये डबल इफेक्ट होगा कि एक तो वेजेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, और एक इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से दोबारा से दोस्तों क्या हो जाएगा, वेजेस बढ़ जाएंगे या वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, क्योंकि इन्फ्लेशन स्पाइरल कर रही है, डबल हो रही है एक तरह से। ठीक है, अगला देखते हैं फिलिप कर्व। फिलिप कर्व बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, डिटेल में अगर आपको देखना है तो। फिलहाल यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे समझिए इसे। एक फिलिप नाम के थे, उन्होंने एक कर्व बनाकर बताया था। कैसे आप इसको समझिए कि ये फिलिप कर्व है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये रिलेशन बताते हैं दो चीज़ों के बीच में। रिलेशन होता है दोस्तों इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, अपने निचले स्तर पे होगा, मतलब नौकरियां ज़्यादा होंगी उस टाइम पे लोगों के पास में। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम होगी, मान लीजिए यहाँ इन्फ्लेशन कम है, तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी लोगों की नौकरियां ज़्यादा जाएंगी और कम लोगों को नौकरियां मिल रही होंगी। उसका सीधा सीधा लॉजिक आप समझ सकते हो। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में डिमांड प्रोडक्टों की ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा बिक जाएगा प्रॉफिट के साथ में, डिमांड पहले से ही ज़्यादा है। और प्रोडक्शन जब बढ़ाना होगा तो कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जॉब्स क्रिएट होंगी कि नहीं? बिल्कुल होंगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी ज़्यादा प्रोडक्शन करना। जब ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही इसका उल्टा आप देख लीजिए। तो ये है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व जबकि क्वेश्चन आता है तो वो यही आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन बताता है, या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप उनको जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।